हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग आज 5 देखने वाले हैं। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। टोटल 24 सेट इसमें दिया है, 5 हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 4 तक सेट लगा रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ दोस्तों, जाइए वहाँ पर आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या होने वाला है। आज का पहला प्रश्न है प्लेटफॉर्म का टेस्ट नंबर 5 का। निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? कौन सा निम्न में से कौन सा वर्ष है जिसे पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो एक का बी हो जाएगा आपको 2009-10। ठीक है, 2009-10 को पहली बार जो है ना कि ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? देखिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये क्वेश्चन कि पंचशील समझौता जो हुआ था किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दो का एक हो जाएगा भारत और चीन के बीच हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बीपीएससी क्वेश्चन में, बीपीएससी के भी एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। और साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि 1954 में पंचशील समझौता जो हुआ था, कब हुआ था? भारत और चीन के बीच 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 3 नंबर, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन इसमें कई लोग फंस जाते हैं। लेकिन इसको याद रखेंगे, आपके बिहार का है और बिहार से आप लोग तैयारी कर रहे हैं खास करके, तो बिहार से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको इंपॉर्टेंट होते हैं वो, उसको याद रखेंगे आप लोग बिहार स्पेशल समझ करके। ठीक है, तो 3 का आपको सी उत्तर हो जाएगा। आपको 38 जिला, कितने जिले हैं? 38 जिले बिहार में टोटल हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? देखिए बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? रॉल्फ फिच, सर टॉमस रो, पीटर मुंडी या इनमें से कोई नहीं? तो 4 का आपको सही उत्तर है ए, रॉल्फ फिच। ये रॉल्फ फिच जो था ना ब्रिटिश यात्री, ये आपको बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था। इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था, बेस क्या था? यानी कि किस मॉडल पे वो बनाया गया था? हेराल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल या दादा भाई नौरोजी मॉडल या जेएल नेहरू मॉडल? तो ऑब्वियसली आपको देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो था ना, वो 5 का 1 हो जाएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और ये पीसी महालनोबिस जो है ये आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। अगला प्रश्न है 6 नंबर, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो कि अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक ने ये किया था। ठीक ना, अशोक स्तंभ को कौशाम्बी में और टोपरा से दिल्ली लाया था। ठीक है, टोपरा आपको स्तंभ जो था टोपरा से दिल्ली लाया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए कौन सी घटना जो है कि पहले घटी? 7 का आपका देखिए सी हो जाएगा आपको। तो पहले सी आता है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में घटा था। ठीक है, ए हो जाएगा फिर अमृतसर की घटना। फिर उसके बाद हो जाएगा डी मोपला विद्रोह। अमृतसर की घटना कब हुई घटी थी? 1919 में। ठीक है, 1919 में घटी थी। और उसके बाद फिर डी हो जाएगा आपको मोपला विद्रोह। उसके बाद फिर मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में घटा था ये मोपला विद्रोह। और जाकर उसके बाद फिर बी हो जाएगा चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में इस तरह से घटा था। तो ये आपको सीधा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 8 नंबर, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? देखिए जैन धर्म जो है ना आपको 2 भाग में संप्रदाय में बढ़ गया था। एक था श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर नग्न रहने वाले को कहा जाता है और श्वेतांबर जो कि सफेद कपड़ा धारण करने वाले को कहा गया। तो ये कब विभाजित हुआ था? ये विभाजित कब हुआ था जैन धर्म? तो 8 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय विभाजित हो गया था। इसको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 9 नंबर, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? देखिए जो रेशम मार्ग है ना, ये इस पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा सी, कुषाण। कुषाण वंश जो था, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस याद रखेंगे, लंबा नाम है, बस कुजुल कड़फिसेस भी याद रखेंगे तो याद रहेगा कुजुल से। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। अगला प्रश्न है आपको 10 नंबर। अगला प्रश्न हो जाएगा 10 नंबर, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में, देखिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान जो है ना कि आरक्षित किया गया था।
देखिए, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत का जो ग्राम पंचायत जो होता है उसमें 1/3 आपको 1/3 स्थान जो है कि आपको रिजर्व किया गया है। कौन से संशोधन में आपको? तो 10 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये काम किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा 11 नंबर, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देखिए, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम पूछा जा रहा है, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा सी। देखिए, पहला आता है ब्रह्म लिपि, फिर उसके बाद आता है गुप्त लिपि, फिर इसके बाद नागरी लिपि, फिर अगेन उसके बाद देवनागरी लिपि, इस तरह से आपको आता है। ठीक है, ये आपका विकास का सही क्रम है, इसको ये क्रम आप लोग याद रखेंगे। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, फिर उसके बाद देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न हो जाएगा 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कौन सा आपको शैलकृत गुफा में 11 सिरों का बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो 12 का आपको सी हो जाएगा, कन्हेरी की गुफाएं। ये कन्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में आपको पड़ता है, साथ साथ ये भी याद रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। ठीक ना? सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग जो है कि वसूला जाता था? तो सरदेशमुखी वसूली शिवाजी करते थे। कौन करते थे? सरदेशमुखी वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र में पुश्तैनी सरदेशमुख थे। तो कितना वसूला जाता था? 13 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, 1/10। कितना? 1/10 जो है कि सरदेशमुखी का वसूली शिवाजी करते थे। अगला प्रश्न है 14 नंबर, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? देखिए, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच आपको पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। तो उस समय पेशवा के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन था। तो पहले आप डेट याद कर लीजिए कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ कब? तो 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? पानीपत का आपको 1761 ईस्वी में हुआ था तृतीय युद्ध। तो 1761 ईस्वी में जो हुआ था उस समय पेशवा कौन था? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, बालाजी बाजीराव। इंपॉर्टेंट है ये कि जब मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 में, उस समय बालाजी बाजीराव पेशवा थे। अगला प्रश्न है आपको 15 नंबर, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध जो है आपको किस राज्य में स्थित है? तो श्रीशैलम बांध किस राज्य पे है? कृष्णा नदी पर है। इस तरह भी पूछता है क्वेश्चन। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो श्रीशैलम बांध जो है आपको 15 का आपको डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की? देखिए, माइकल ओडायर की जो हत्या किया था तो किसने किया था? माइकल ओडायर की हत्या 16 का आपको सी हो जाएगा, उधम सिंह ने किया था। ये लंदन जाकर के इन्होंने माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी, माइकल ओडायर की। ठीक है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसमें माइकल ओडायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें कई भारतीय मरे थे, उस समय मर गए थे और मृत्यु हो गई थी। और उन्हीं का बदला लेने के लिए माइकल ओडायर की जो हत्या को लंदन जा करके किया था उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है आपको 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? देखिए, जब आपको अधिकतम प्रतिशत जो है ना कि तालाबों द्वारा सिंचित होता है, तो कुल सिंचित क्षेत्र का कितना कहाँ होता है? तो 17 का आपको डी हो जाएगा, तमिलनाडु। कहाँ होता है? तमिलनाडु। नहीं कि तालाबों से जो द्वारा जो सिंचित किया जाता है वो तमिलनाडु में होता है। अगला प्रश्न है आपको 18 नंबर, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो 18 का देखिए सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए, एक आपको 2 हो जाएगा। देखिए, हंगूल आपको दाचीगाम। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, बी का आपको 3 हो जाएगा। बाघ जो कि टाइगर है, ये सुंदरवन में पाया जाता है। और भारतीय सिंह जो लायन जो है, ये आपको सी का 4 हो जाएगा। ये गुजरात का जो गिरवन है ना, ये गिरवन गुजरात में पाया जाता है। यहाँ आपको पाया जाता है भारतीय सिंह यानी कि शेर। और राहिनोसेरस जो हो जाएगा आपको, ये आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में पड़ता है। तो देखिए, दाचीगाम आपको जम्मू कश्मीर में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, गिर हो जाएगा आपको गुजरात में है ये, और काजीरंगा असम में पड़ता है। तो देखिए, हंगुल आपको दाचीगाम में ये पाया जाता है, हंगुल जानवर। बाघ हो जाएगा टाइगर आपको सुंदरवन। भारतीय सिंह जो हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात वाला। और राहिनोसेरोस ये काजीरंगा असम में पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 18 के बाद 19 नंबर, सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित हैं।
देखिए सतोपंथ ग्लेशियर जो है आपको कहाँ स्थित है, तो 19 का डी हो जाएगा आपको उत्तराखंड में है। सतोपंथ ग्लेशियर सतोपंथ हिमानी भी इसको बोला जाता है, ये कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। कौन सी जो संसदीय कार्यविधि है जो कि भारत की देन है, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, शून्यकाल या गिलोटिन। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा सी, शून्यकाल। ये शून्यकाल जो होता है ना संसद में, ये संसदीय कार्य है, ये विधि जो है आपको कहाँ की है, ये भारत की देन है। अगला प्रश्न हो जाएगा 21 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। देखिए प्रस्तावना जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो उसमें न्याय शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किस अर्थ में किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, या पद और अवसर की समानता, या पूर्ण न्याय, या आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए आपको न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा 22 नंबर, वित्त आयोग की संस्तुतियां। वित्त आयोग की संस्तुतियां जो है आपको, तो 22 का डी हो जाएगा, सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा 23 अगला प्रश्न है 23 नंबर, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए। देखिए मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री जो है कि किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा, यानी कि किसको देगा अपना त्यागपत्र। तो 23 का ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को। देखिए मंत्रिपरिषद जो पद त्याग करता है ना, वो आपको करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र देगा, तो आपको अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। 23 का ए आपको सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम के लिए प्रस्तुत किया गया। तो 24 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, 1935 का अधिनियम, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो आया था, उसी में आपको भारत के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा 25 नंबर, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि लोकसभा का जो 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल जो होता है, उसे समाप्त करने से पहले कौन भंग कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वतः, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, या राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पर। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री, हमारे जो पीएम है, जो नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके यानी कि सिफारिश पर। नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, बढ़िया अच्छे से याद हो जाइए कि प्रधानमंत्री की सिफारिश से पीएम मोदी के सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो उसको आपको टाइम से पहले भंग कर सकता है लोकसभा को। और यही आपको साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष के लिए होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए होते हैं। लोकसभा का 5 साल के लिए। हाँ, साथ साथ ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि 5 वर्ष लोकसभा को, देखिए लोकसभा का जो है ना भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग कभी नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, स्टेबल है ये, ठीक ना, अस्थाई सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अदरवाइज आपको लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला प्रश्न हो जाएगा 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए आसियान जो आपको संगठन है, उसका सदस्य आपको कौन सा देश इसमें से नहीं है। वियतनाम, ब्रुनई, दारुसलाम, बांग्लादेश या म्यांमार। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश जो है ना कि आपको आसियान का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश दे करता है। तो देखिए ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है, कौन सा अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। 27 का बी हो जाएगा आपको अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में आपको ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा 28 नंबर, एग मार्क है। देखिए एग मार्क क्या है, एग मार्क क्या होता है। अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, कृषकों की एक सहकारी समिति, अंडों की एक विनियमित मंडी, या गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो 28 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, गुणवत्ता गारंटी की आपको गुणवत्ता जो होता है ना, जिसको क्वालिटी कहा जाता है, उसके गारंटी की एक मोहर है एग मार्क, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जाड़वा जनजाति कहाँ पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है ये, जाड़वा जनजाति जो है कि कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या निकोबार द्वीप में। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, निकोबार द्वीप में आपको जाड़वा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा 30 नंबर, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। देखिए आपको जो भूमध्य रेखा जो गुजरती है ना, कि कौन कौन देश से होकर के गुजरती है। तो 30 का आपको सही उत्तर हो जाएगा
30 का सही उत्तर हो जाएगा बी। देखिए, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, हमारे शॉर्ट्स में होगा हमारे चैनल के, उस पर जाकर के आप लोग सर्च करके देख सकते हैं शॉर्ट्स में कि भूमध्य रेखा जो कहाँ से गुजरती है। तो कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है आपको 31 नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन जो है कि भाग नहीं ले सकता है। राज्य विधानसभाओं के का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग ले सकता है? नहीं ले सकता है, नेगेटिव ढूंढना है। तो 31 का देखिए सी हो जाएगा आपको, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसमें हो जाएगा लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। इसमें हो जाएगा आपको राज्यसभा, ठीक है ना, राज्यसभा और विधानसभा के सभी सदस्य। टोटल जितने भी राज्य के विधानसभा के जो आपको सदस्य होते हैं वो आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको आ जाएगा, देखिए लोग यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है कि लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, तो ये तो हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य ये भी हो जाएगा, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य ये भी हो जाएगा। अभी मैंने बताया लोकसभा और राज्यसभा और विधान, जितने भी स्टेट में पूरा विधानसभा होते हैं उसके निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये नहीं होगा लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, गैर निर्वाचित सदस्य ये नहीं होगा। ये आपको नेगेटिव ढूंढना था, नेगेटिव का भाई नेगेटिव उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। कौन सा वर्गीकरण है जो कि कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। तो 32 का आपको बी हो जाएगा, आधारभूत और उपभोक्ता। आधारभूत और उपभोक्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान को कहां से लॉन्च किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, वीवीआई लगा लेंगे इसको कि ये जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था ये कहां से लॉन्च किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। तो 33 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है, याद रखेंगे। और सतीश धवन से अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 34 नंबर प्रश्न है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। देखिए जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 34 का डी हो जाएगा, मांग निक्षेप कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? मांग निक्षेप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। कौन सा प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध है संघीय बजट से है। तो 35 का आपको सी हो जाएगा, कटौती प्रस्ताव। क्या हो जाएगा? कटौती प्रस्ताव आपको का संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। अगला प्रश्न हो जाएगा 36 नंबर, पद्म श्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितनी हस्तियों को चुना गया है। देखिए इसको वीवीआई लगा लीजिएगा, बिहार से संबंधित है, ठीक ना, कि पद्म श्री पुरस्कार 2023 में जो आपको मिला है, दिया गया है, तो बिहार के कितनी हस्तियों को चुना गया है। एक भी नहीं, दो, तीन या 5। तो 36 का देखिए आपको सी हो जाएगा 3। देखिए बी में भी 3 हो गया है, सी में भी 3 है, बाय मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट है ये। तो 3 आपको ये सही हो जाएगा, ठीक है। 3 हस्तियों को चुना गया। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 37 नंबर, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। देखिए मुद्रा अवमूल्यन का जो परिणाम होता है क्या होता है। तो 37 का बी द राइट आंसर, कि निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। निर्यात में वृद्धि होती है और भुगतान संतुलन में सुधार होता है, मुद्रा अवमूल्यन का यही परिणाम होता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन से यानी कि कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन से कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र का जो कुल संख्या कितनी है टोटल। तो 38 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, 20 है टोटल। कितना है? 20। अगला प्रश्न हो जाएगा, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तिब्बत के जो पठार है आपको समुद्र तल से आपको एवरेज हाइट जो है उसका होता है कितना है। तो 39 का डी हो जाएगा आपको 5 किलोमीटर। कितना है? 5 किलोमीटर एवरेज ऊंचाई। 40 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। कौन सी इनमें से आपको पर्वत श्रेणी है जो कि केवल एक राज्य में ही फैली हुई है, कौन सी है? अरावली, अजंता, सह्याद्री या सतपुरा। तो 40 का आपको बी हो जाएगा, अजंता की जो गुफा है ना, अजंता की जो पहाड़ी है आपको पर्वतीय श्रेणी है जो ये केवल एक राज्य में ही फैली हुई है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहा है कि कौन से देश का आपको जो मुद्रा का नाम दिया गया है करेंसी का, आपको सुमेलित नहीं करता है। बाकी 3 आपको सुमेलित करेगा। तो 41 का देख लेते हैं। देखिए बुल्गारिया लेव, ये आपको सुमेलित करता है।
बी पढ़ लेता हूँ, अल्बानिया लेक, ये भी सही है आपको। मिल्दोवा ल्यू सही है, इटली यूरो ये आपको गलत हो जाएगा, डी गलत है आपको, यही आपको गलत की पहचान करना था, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 42 नंबर, भारतीय उप महाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है क्या? तो कौन सा हो जाएगा? 42 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक ना, भारतीय उप महाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के मौसम में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा 43 नंबर, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतर मात्रा में उत्पादन करता है? कौन उत्पादन करता है? 43 का सही उत्तर है बी, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत है। उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत है, ये जो है ना कि कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है आपको 44 नंबर, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये, देखिए पूछता है एग्जाम में कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो 44 का आपको डी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। अगला प्रश्न है, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? और देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्योदय जो होता है आपको देश के किस राज्य में सबसे पहले, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? तो 45 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, अरुणाचल प्रदेश में आपको सबसे पहले सूर्योदय होता है देश में अपने। ठीक है, और कौन सा अगर स्टेट पूछ देगा कि सूर्योदय का अंत जो है आपको सूर्य डूबता जो है आपको सबसे अंत में कहाँ, कौन सा रहा? तो गुजरात राज्य में। ठीक है, यह भी साथ साथ याद रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? कौन है जो कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, सोना वाला पदक जो होता है, गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? नीरज चोपड़ा, परमजीत कुमार, अंतिम पंघल या मैरी कॉम? तो 46 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा याद रखेंगे कि आपको किस खेल से, कौन सा खेल खेलते हैं ये? आपको जेवलिन थ्रो, जिसको हिंदी में कहा जाता है भाला फेंक प्रतियोगिता। ठीक है, भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है नीरज चोपड़ा। ये आपको गोल्डन अवार्ड, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ये भारतीय एथलीट हैं। 47 नंबर प्रश्न है आपको, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए भारत के बाहर पूछा जा रहा है कि विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? टोक्यो, लंदन, पेरिस या लॉस एंजल्स? तो 47 का आपको डी हो जाएगा, लॉस एंजल्स, अमेरिका में पड़ता है आपको, यूएसए। ठीक है, लॉस एंजल्स में आपको पहला आपको भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक का आपके बारे में पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? तो 48 का बी हो जाएगा आपको, रस्किन बॉन्ड। बहुत ही फेमस ये राइटर है, ये रस्किन बॉन्ड का ये लिखा हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 49 नंबर, 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। यह कौन से संविधान संशोधन विधेयक है? कौन सा है, कितने नंबर का? 49 का आपको बी हो जाएगा, 128वां संविधान संशोधन के तहत ये 33% सीट का आरक्षण महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 50 नंबर, सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट खिताब जीता है? ठीक है, किसको हरा करके जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बीबीए लगा लीजिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है। तो 50 का आपका बी हो जाएगा, श्रीलंका को हरा करके। श्रीलंका को हरा करके भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 51 नंबर, निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? देखिए विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो 51 का ए हो जाएगा आपको, CuSO4 + Fe रिएक्टेड बाई FeSO4 + Cu। ये आपको विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 52 नंबर, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या है? तो 52 का ए हो जाएगा, देखिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर यानी कि ताप है। ये जो होता है ना 100 डिग्री, आपको अगर पूछा देखा जाए तो 150 सेंटीमीटर लगभग वर्षा या उससे ज़्यादा ही चाहिए। यहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कह रहा है चावल की खेती के लिए। इसे चावल की खेती के लिए होता है ना, चावल में आपको हरदम पानी लगा रहना चाहिए उसकी जड़ों में। ठीक है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है चावल को। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान से ऊपर ये आपको जलवायु परिस्थितियाँ चाहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा 53 नंबर, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता जो मिलती है। तो प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता जो मिलती है, तो 53 का ए हो जाएगा, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में।
उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। अगला प्रश्न हो जाएगा 54 नंबर, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए भारी मशीनों में जो स्नेहक के रूप में, स्नेहक यानी कि स्नेहक किसे कहते हैं, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट इसको कहा जाता है। लुब्रिकेंट का जो उपयोग किया जाता है स्नेहक का, तो किस वस्तु का हम लोग करते हैं इस्तेमाल, तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं भारी मशीनों में। किसका, ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन है स्पंज क्या है, स्पंज क्या है, कवक, पादप, जीवाश्म या जीव, तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा डी, जीव है। स्पंज क्या है, एक जीव है। अगला प्रश्न हो जाएगा 56 नंबर, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न है कि एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। देखिए एक बीकर है जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे क्या किया जाए, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए, या ए बी दोनों, यानी में से कोई नहीं। तो 56 का आपको सही उत्तर हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए, तो दोनों, इन दोनों परिस्थितियों में जो है ना कि 4 डिग्री सेल्सियस जल से जो भरा हुआ है तो जल से ऊपर होकर बहने लगेगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 57 नंबर, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है। जो भूमंडलीय तापन जो होता है ना, उसका मुख्य कारण किसकी वृद्धि के कारण होता है, तो 57 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। क्या, CO2 की वृद्धि जब होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके कारण ही भूमंडलीय तापन, यानी कि जब भूमंडलीय जो होता है उसका ताप में आपको वृद्धि होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अगला जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है आपको 58 नंबर का, शिरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सी दवाओं से खाली स्थान का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कौन, तो 58 का आपको यकृत हो जाएगा आंसर, डी। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों। लैंप जो हम लोग जलाते हैं ना, उसमें जो तेल जो है ना कि ऊपर क्यों चढ़ता है बत्ती में, क्यों, तेल अत्यंत हल्का होता है, या बत्ती में से तेल का विसरण होता है, या पृष्ठीय तनाव की परिघटना के चलते, या केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है ये, ठीक ना। जो लैंप जो बत्ती में तेल जो ऊपर चढ़ता है ना, ये डी हो जाएगा आपको कि केशिकत्व क्रिया के कारण। क्या, केशिकीय क्रिया के कारण आपको परिघटना के चलते जो है ना कि तेल का बत्ती जो ऊपर, बत्ती में जो तेल चढ़ता है ना ऊपर लैंप में, इसी की केशिकत्व क्रिया के कारण ही चढ़ता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 60 नंबर, राइबोसोम की संरचना में होती है, क्या होती है, राइबोसोम की जो संरचना होती है में होती है, तो 60 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, RNA तथा प्रोटीन। क्या होता है इसमें, RNA तथा प्रोटीन में होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा 61 नंबर, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है। यक्ष्मा यानी कि टीबी को कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपको कौन सी औषधि जो है कि प्रभावशाली होता है, तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, रिफैम्पिसिन। क्या हो जाएगा 61 का, डी हो जाएगा, रिफैम्पिसिन जो है ना, ये आपको यक्ष्मा रोगियों के लिए आपको यह औषधि जो है ना कि आपको इफेक्टिव, काफ़ी इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 62 नंबर, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप यानी कि पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है। जब एक क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप से यानी कि पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग किस प्रकार का हो जाएगा, तो 62 का आपको सी हो जाएगा, आपको लाल रंग का हो जाएगा ये। ठीक है। क्षार किसको कहते हैं, जिसका 7 से pH मान अधिक होता है उस क्षार कहते हैं, और 7 से जिसका कम हो गया उसको आपको अम्ल कहते हैं यानी कि एसिड, और जो सिर्फ 7 जिसका आपको pH मान होता है वो आपको उदासीन वो होता है। ठीक है। तो क्षारीय प्रकृति के रसायन में जो हम अगर हल्दी का पेस्ट डालेंगे तो कौन सा रंग वो प्रतीत हो जाएगा, उसमें से कैसा रंग का दिखेगा, तो लाल रंग का दिखेगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए गलत की पहचान करना है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। देखिए अगर तापमान बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा, 63 का, तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, एकदम बिल्कुल बढ़ता है। आपको कितना, 1 डिग्री सेल्सियस में 0.61 मीटर पर सेकेंड जो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है बी ऑप्शन है, वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। देखिए वायु में ध्वनि जो है ना, ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, यह भी आपका सही है। गलत की पहचान करना है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, नहीं, यही आपका देखिए गलत हो जाएगा कि जब अगर आर्द्रता बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का जो वेग है कि कम हो जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, कि आपको सी ही आपको सही हो जाएगा। ठीक है। 63 का क्या हो जाएगा, सी। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है, ये आपका सही है। अगला प्रश्न है आपको 64 नंबर,
किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? किस पादप को, कौन से जो पादप आपको है वो आपको शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो 64 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, तुलसी को। किसको क्या गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है किस पादप को? तुलसी को। अगला अगला प्रश्न है आपको 65 नंबर, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, किससे स्पष्ट किया जाता है? देखिए 65 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 66 नंबर, प्रतिजैविक यानी कि जिसको एंटीबायोटिक कहा जाता है, तो प्रतिजैविक दवाएं विषाणु या वायरस पर प्रभावित नहीं होती हैं क्योंकि इनमें खाली स्थान का अभाव होता है, यानी कि इनमें किसका अभाव होता है? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा सी, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। यानी कि जो प्रतिजैविक जो होता है ना, एंटीबायोटिक दवाएं जो होती हैं उसमें वायरस पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, क्वथन होता है कितने ताप कैसे होता है? तो 67 का आपको एक हो जाएगा, एक निश्चित तापक्रम पर होता है क्वथन। जो बॉइलिंग जो होता है ना, किसी भी जैसे पानी को हम लोग आग पर चढ़ाते हैं किसी बर्तन में, तो जब पानी जब खौलने लगता है सेल्सियस में, आपको 100 डिग्री सेल्सियस जब आपको पहुंच जाएगा तो उसमें जब खौलने लगता है तो उसी को क्वथन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक निश्चित तापक्रम पर, यानी कि एक निश्चित तापक्रम पर आपको जो पानी जो खौलने लगता है उसे क्वथन कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 68 नंबर, 11 सोडियम 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है? तो कौन सा उत्सर्जन के बाद आपको कौन सा पदार्थ बनता है? तो 68 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, Mg यानी कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पदार्थ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 69 नंबर, ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए गलत की पहचान करना है। तो किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते हैं। तो 69 का देखिए ये आपको सही है। गलत की पहचान करना है, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ये आपका गलत हो जाएगा, आपको यही इस गलत की पहचान करना था। बी इज द राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ना कि अधिकतम होगी, कितनी, किस में होगी, कौन से प्रकाश पे होगी? 70 का आपको डी हो जाएगा, लाल प्रकाश में। ठीक है ना, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम होगी ना वो आपको लाल प्रकाश के लिए आपको अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है आपको, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। देखिए कृत्रिम उपग्रह जो होता है आपको उसमें सरल लोलक का आवर्तकाल आपको जो होता है टी कितना हो जाता है आपको? तो 71 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनंत होगा। कितना होगा? अनंत। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 72 नंबर, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हित उपकरणों का नाम लिखें। देखिए इसमें से पहचान करना है उपकरण का, कौन सा इसमें कौन सा उपकरण है। तो देखिए इसमें बता दें कि ये जो आपको फिगर है, ये जो फिगर दिया गया है इसमें, ये क्या है? एक नंबर में क्या है? एक नंबर में ये आपको वोल्ट मीटर है। ये आपको क्या दर्शाता है? वोल्ट मीटर दर्शाता है। और ये 2 नंबर में जो है, ये 2 नंबर में ए मीटर जो आपको विद्युत धारा जिससे हम मापा जाता है अमीटर से, वो वही एमीटर है, दर्शा रहा है। तो आपको इसमें पहला ही आपको उत्तर सही है। वोल्ट मीटर ए में, एक में है और 2 में आपको अमीटर है। तो पहला इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 73 नंबर, एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता हो। एक ऐसा उदाहरण बताना है जिसका आपको विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। किसमें होता है? तो ए ऑप्शन है, विद्युत धारा में प्रेस, इस्त्री का जलना, या विद्युत धारा से बल्ब का जलना, पानी गर्म करने वाले हीटर का पानी गर्म करना, इनमें से कोई नहीं। तो 73 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, विद्युत धारा से बल्ब जलना। देखिए आपको स्पष्ट कर रहा है ना कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण। जब भी हम लोग कोई बल्ब जलता है तो उसमें विद्युत, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे हम लोग बल्ब का, तो आप उसमें विद्युत जाएगा। ठीक है, विद्युत गया तो आपको क्या देता है? लाइट देता है, प्रकाश देता है। यही हो गया ना आपका विद्युत धारा से बल्ब का जलना। ये आपको सही हो जाएगा। आपको अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 74 नंबर, सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग खालिस्तान जगत का भाग होता है। देखिए टेरिडोफाइटा वर्ग जो है आपको कौन से जगत का भाग होता है? तो 74 का डी हो जाएगा आपको, प्लांटी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? प्लांटी जगत का भाग होता है, यानी कि प्लांट हो गया आपको। ठीक है, टेरिडोफाइटा वर्ग। अगला प्रश्न है 75 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए? 10 मिनट तक बहती है। इनमें से विद्युत ऊर्जा का व्यय कितना होगा? देखिए विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च होगी ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आपको फॉर्मूला होता है कि विद्युत ऊर्जा आपको निकालना है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा अगर निकालना है तो इसका क्या होता है? इज इक्वल टू पी इंटू टाइम। इसको देखिए फिर से करता हूँ मैं,
P गुने टाइम, ठीक है। आपको इस वजह से को P आपको शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। इसको लिख लेंगे, शक्ति गुने समय, टाइम, ठीक है। तो प्रेशर का क्या हो जाएगा, पावर का, तो शक्ति V गुने आई, V गुने आई यानी कि आई धारा को इंडिकेट करता है, और गुने टाइम। तो कितना हो जाएगा, वोल्ट कितना है 220 गुने धारा आपको कितना है 0.2 एम्पियर धारा है, 0.2 गुने 10 मिनट टाइम, और गुने 60 भी लेंगे, इसलिए कि 10 मिनट है ये। और टोटल को आपको गुना कर देंगे तो आपको इतना आ जाएगा, कितना 26,400 सी, कितना हो जाएगा 26,400 जूल। आपको आंसर हो जाएगा, सही उत्तर, ये द राइट आंसर है। तो दोस्तों आई होप कि सेशन आज का अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।